हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 27 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो केमिस्ट्री का चैप्टर है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to study chapter 27, which is metals and nonmetals. So let's start our chapter. At home, in school, in the street, or in office, we are surrounded by metals and nonmetals. In the kitchen, we use both metals and nonmetals. Cooking utensils are made of metals like iron, aluminium, zinc, and copper. Our storage containers could be made of nonmetals such as plastics and glass. Thus, metals and nonmetals are an integral part of our life. तो हम लोग घर में अपने स्कूल में सड़क पर और ऑफिस में हम लोग चारों तरफ से मेटल्स और नॉन मेटल्स से घिरे हैं। हम लोग किचन में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। जो खाना बनाने का बर्तन होता है वो भी मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर से बना हुआ होता है। हमारा जो स्टोरेज कंटेनर्स होता है वो भी नॉन मेटल्स से बना हुआ था जैसे कि प्लास्टिक्स और ग्लास। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। You have already read about metals and non-metals in the chapter of periodic classification of elements. You also know the criteria for classifying metals and non-metals, which are basically based on electronic configuration of the elements. आप लोगों ने पहले ही metals और non-metals के बारे में पढ़ा है periodic classification of elements में। आप ये भी जान गए हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, metals and non-metals are industrially very important. They play an important role in our national economy. You might heard about various iron and steel plants, zinc and copper plants, and aluminium plants, factories established in our country. Have you seen any one of these so far? There are basically metal based industries. Apart from these, you also must have heard acid plants and fertilizer factories. These are basically non-metal based industries. All these metals and non-metals are obtained from minerals. You are lucky that our mineral resources are very rich. You will study about all this in your higher classes. In this chapter, we will discuss certain relevant properties of metal and non-metals, which will be quite meaningful for you. तो हमारे जो डे टू डे लाइफ का सिचुएशन है उसमें जो मेटल्स है और जो नॉन मेटल्स है वो इंडस्ट्रियली इट मीन्स इंडस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारे नेशनल इकोनॉमी को ग्रोथ करने में भी एक अहम हिस्सा निभाते हैं, अहम रोल निभाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में, जिंक और कॉपर प्लांट्स के बारे में, एल्यूमिनियम प्लांट्स फैक्ट्रीज के बारे में जो कि हमारे कंट्री में स्थापित किए गए हैं। क्या आप लोगों ने कभी भी इन इन इंडस्ट्रीज को देखा है जो कि मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो? इन सब के अलावा आप लोगों ने सुना होगा एसिड प्लांट्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के बारे में। ये जितने भी फैक्ट्रीज है बेसिकली नॉन मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। आप लोग बहुत लकी है कि हमारा जो कंट्री है वो मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। आप लोग इनके बारे में अपने हायर क्लास में पढ़ोगे। इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ रेलिवेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। लेट्स प्रोसीड। Physical properties of metals and nonmetals. Elements can be broadly divided into two categories, metals and nonmetals. They differ both in physical and chemical properties.
The characteristic physical properties of metals and non-metals are listed in table 27.1. जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो उनका फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स का उन टेबल 27.1 में दिया गया है। सो लेट्स रीड टेबल 27.1 physical properties metals and non-metals। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, हम लोग मेटल्स का मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी चेक करते हैं। Metals are malleable, they can be beaten into thin sheets, they are also ductile and can be drawn into wire except a few metals like sodium, potassium, etc. तो जो मेटल्स होता है वो मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या, कि जब हम लोग मेटल्स को जब हम लोग बीट करते हैं, मीन्स पीटते हैं, तो वो एक शीट्स में चेंज हो जाते हैं। और वो डक्टाइल भी होते हैं, इट मीन्स कि हम लोग जब उसको खींचेंगे तो वो वायर के जैसा चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शन में मेटल्स है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, फॉर एग्जाम्पल कोल, कार्बन एंड सल्फर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। इट मीन्स ना ही हम लोग उसको बीट करके शीट में चेंज कर सकते हैं और ना इसको ड्रॉ करके वायर में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल हो गया और सल्फर हो गया। मेटालिक लस्टर, ऑल द मेटल्स शो मेटालिक लस्टर, तो जितने भी मेटल्स है वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं, मीन्स वो चमकते हैं। नॉन मेटल्स दे डू नॉट शो एनी मेटालिक लस्टर, और जो जितने भी नॉन मेटल्स है वो मेटालिक लस्टर शो नहीं करते। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू मेटल्स, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के मुकाबले अगर हम लोग तुलना करें तो सॉफ्ट होते हैं। फिजिकल स्टेट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, तो जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सोनोरस, metals are sonorous and produce characteristic metallic sound when struck, example school bell। तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, इट मीन्स उनको हम लोग जब उनको हम लोग जब पीटेंगे, स्ट्रक करेंगे, तो वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के स्कूल की घंटी जो होती है, जब हम लोग उसको बजाते हैं तो वो आवाज करती है। नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो जो मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, और नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। डू यू नो मरकरी इज the only metal and bromine is the only non-metal which exists in liquid state at room temperature। तो यहाँ पे एक बॉक्स है डू यू नो का, हम लोग इस चीज को पढ़ लेते हैं। जो मरकरी है सिर्फ वही एक ऐसा मेटल है, और जो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ग्रेफाइट एंड आयोडीन पोजेस मेटालिक लस्टर दो दे आर नॉन मेटल्स, तो जो ग्रेफाइट और जो आयोडीन है वो मेटालिक लस्टर को शो करते, पोज करते, जबकि वो नॉन मेटल्स के ग्रुप में है। सोडियम मेटल इज सॉफ्ट लाइक वैक्स एंड इट कैन बी कट विथ अ नाइफ, तो सोडियम जो मेटल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है वैक्स के जैसा, और से हम लोग नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। गैलियम मेटल वुड मेल्ट इफ केप्ट ऑन आवर पाम, हम लोग जब गैलियम को अपने हथेली पे रखेंगे तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स, तो जो ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल्स की कैटेगरी में आता है वो क्या है, गोल्ड और सिल्वर। डायमंड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन कॉपर बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो डायमंड है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, मीन्स अच्छे से वो हीट को कंडक्ट कर सकता है कॉपर और के मुकाबले में, लेकिन ये जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं कर सकता है। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, ये पुअर कंडक्टर है हीट का। Gold, silver, platinum, and copper are found in the free state. This is because of their poor reactivity as compared to other metals. तो जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम और कॉपर है, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही पुअर रिएक्टिविटी मीन्स इनका जो रिएक्टिविटी पावर है बहुत ही खराब है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी दूसरे मेटल्स के मुकाबले, इसलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। And this is the in-text question 27.1. Try to solve all this question. Chemical properties of metals and nonmetals. So let's see what is the chemical properties of metals and nonmetals. Metals are electropositive in nature. They generally have one, two, or three electrons in their valence shells and readily lose these electrons to form positively charged ions, cations. These cations stable as they acquire noble gas configuration after losing the valence shell electrons. You must have learned in the lesson on chemical bonding. तो जो मेटल्स होते हैं वो नेचर के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें वो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस का फॉर्मेशन कर सके। और ये जो कैटायंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अपने वैलेंस शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। आप लोगों ने वैलेंस शेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और नोबल गैस के बारे में ये सब केमिकल बॉन्डिंग के लेसन में आप लोगों ने पढ़ लिया है। सो during electrolysis of their aqueous solution, they are discharged at the cathode. On the other hand, nonmetals are electronegative in nature. They generally have 5, 6, or 7 electrons in their valence shells. They have tendency to form anion by gaining electrons. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक्वा सॉल्यूशन में वो डिस्चार्ज करते हैं कैथोड में, और दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में और उनके जो वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका टेंडेंसी होता है कि वो एनायन को फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Let us now understand some common chemical reactions of metals. First, reaction of metals with oxygen. Most of the metals react with oxygen and form oxides. The reaction may be take place without heating, as in sodium, calcium, or potassium, while some metals react with oxygen on heating to form oxides. तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन है वो बिना किसी हीट के वजह से होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम और पोटेशियम हो गया। और जो कुछ मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं हीट करने के बाद और वो भी ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और एल्यूमिनियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एज दे रिएक्ट विद water and form bases. Example: Na2O, CaO, MgO, K2O, etc. तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के वो नेचर में बेसिक होते हैं क्योंकि वो जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर और बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। Oxides of aluminium, zinc, tin, and iron are amphoteric in nature as they react with acids as well as with bases. तो जो एल्यूमिनियम, जिंक, टीन और आयरन का जो ऑक्साइड्स होता है उनका नेचर कैसा होता है? एम्फोट्रिक होता है क्योंकि वो रिएक्ट करते एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ।
रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शंस होता है मेटल्स का एसिड्स के साथ वो कैसे होता है। Metals react with common acids like dilute HCl and dilute sulfuric acid with evolution of H2. The reaction of Mg11 with dilute HCl is represented in figure 27.1 below. तो जो मेटल्स है वो कॉमन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है डिल्यूट HCl और डिल्यूट H2SO4, जिसमें इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन H2 का। तो रिएक्शन है Mg रिबन में मैग्नीशियम रिबन का डिल्यूट HCl का, उसका रिप्रेजेंट किया हुआ है फिगर 27.1 में नीचे में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसने मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो उसने जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाया। वैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा बेसिक नेचर था हमारे ऑक्साइड्स का वो क्या था। तो सोडियम ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ लिक्विड, हाइड्रोजन नहीं सॉरी वाटर के साथ जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। वही यहाँ पे जो एम्फोट्रिक नेचर का जो ऑक्साइड्स है उसका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। Here is figure 27.1 which shows reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid. Now let's see reaction of metals with water. Many metals react with water to form hydroxides. Hydroxides are basic in nature. Sodium and potassium react with cold water. तो बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। सोडियम और जो पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। Here is sodium which reacts with water and form sodium hydroxide and evolve the gas hydrogen. Potassium react with water gives potassium hydroxide plus hydrogen gas. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम reacts with hot water and gives magnesium hydroxide plus H2 gas. Metals like aluminium or iron react on heating with water or with steam. In these conditions, metal form metal oxides. तो जो मेटल्स है एल्यूमिनियम और आयरन वो हीट करते हैं। हीट करने पे वो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इस कंडीशंस में जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। देखिए जो एल्यूमिनियम है और जो हमारा वाटर स्टीम के रूप में गैसेस के रूप में, तो वो क्या फॉर्मेशन करे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस का। आयरन है उसको उसने भी स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हुआ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ कॉमन बेसिस। सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ कॉमन बेसिस। तो कुछ मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक वो कॉमन बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो टीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम स्टैनेट का प्रोडक्शन किया। और हमारा जो जिंक है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस में वो मिला और तो वो सोडियम जिंकेट का प्रोडक्शन किया। Now let's see what is corrosion. As you know that metals react with air and form their oxides. These oxides formation tendency of metals affects their physical and chemical properties. Can you guess one example in your day-to-day observation? You have already studied corrosion in chapter number 4. You might have observed the rusted nails at your home, rusted iron grills or gate in your garden due to oxidation of iron. You just bring a rusted nail and fresh nail if you have and compare their physical properties. You might have observed a green layer over old copper coin. This green layer is due to oxidation leading to formation of copper oxide
which is finally converted to basic copper carbonate on its surface due to its oxidations. All this process of oxidation of metals are known as corrosion. Let us one again learn more about corrosion and various methods to prevent it. तो जैसा कि आप जानते हैं जो मेटल्स है वो हमारे एयर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। जो ऑक्साइड है उनके पास टेंडेंसी होता है कि जो मेटल्स है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को वो अफेक्ट करते हैं। तो क्या आप अपने डेली डे टू डे ऑब्जर्वेशन में किसी एक एग्जांपल को बता सकते हैं? आप लोगों ने कोरोजन को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रस्टेड नेल्स होते हैं मीन्स जो आयरन नेल्स होते हैं वो जब उसमें जंग लग जाता है आपके घर पे, तो आपने उसे ऑब्जर्व किया होगा, या फिर आपने आयरन पिल्स जो जिसमें जंग लगा होगा आपने उसे देखा होगा, या फिर जो गार्डन का गेट है वो भी ऑक्सीडेशन के कारण उसमें भी जंग लग गया होगा तो आपने उसे कभी नोटिस किया होगा। आप जस्ट क्या करो कि एक जो रस्टेड नेल होता है और एक फ्रेश नेल आप उसको लाओ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि अ, आपने कभी देखा है कि जो ग्रीन लेयर है ओल्ड कॉपर कॉइन पे चढ़ा हुआ है, तो ये जो ग्रीन लेयर है वो क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन हो चुका है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, और जो कि वो उसके बेसिक जो कॉपर कार्बोनेट है सरफेस पे ऑक्सीडेशन की वजह से उसके सरफेस पे जो कॉपर कार्बोनेट है उसका परत चढ़ चुका है। ये जितने भी प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स है और इसे कोरोजन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इस जो कोरोजन है हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और इसके वेरियस मेथड्स को पढ़ लेते हैं कि कैसे हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो कोरोजन है वो मेटल्स को डिस्ट्रक्ट कर देता है, मीन्स उसके क्वालिटी को खराब कर देता है, और बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। Generally, the corrosion word is used for oxidation of different metals, but in case of corrosion of iron, we use a specifically termed rusting. Let us see now how rusting takes place in terms of chemical reaction. When iron reacts with oxygen, it produces brown powder called rust, which is chemically hydrated ferric oxide. तो जो जनरली जो कोरोजन वो जो वर्ड है वो ऑक्सीडेशन जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन हो जाता है ना उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन कोरोजन जो केस है तो जो आयरन के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब आयरन का रस्टिंग हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रस्टिंग है वो कैसे टेक्स प्लेस करता है, मीन्स कैसे होता है केमिकल रिएक्शन में। जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोडक्शन करता है ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट, और इसे हम लोग इस रस्ट को केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। And here is the formula of rusting, and here is the formula of brown rust. You might have observed that in rainy season maximum rusting takes place due to increased moisture in the air. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब रेनी सीजन आता है मीन्स बरसात का मौसम आता है तो उस टाइम ज़्यादा रस्टिंग होता है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो जो हमारा आयरन में जंग लगता है फिर रस्ट होता है उसके लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड द अदर वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स पहला तो उसमें नमी होना चाहिए हवा में, दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो आयरन है वो रस्ट होगा या फिर कोरोड होगा। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।